हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आरपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसके बारे में आपने अक्सर बहुत बारी हमारे इस कॉमर्स एंड अकाउंटिंग सीरीज में भी देखा होगा, जो कि है ईसॉप्स। तो ईसॉप्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, इनके यहाँ पर हम लोग किस तरीके से इन्हें रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक्स में, और यहाँ पर क्या हमारी सेबी की गाइडलाइंस रहती हैं ईसॉप्स से रिलेटेड, ये सारी ही चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं आपको थोड़ी सी थियरी ना अपने एंड से समझा देती हूँ, ठीक है। तो अब ऐसा समझो कि एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है। अब वो स्टार्टअप यहाँ पर काम शुरू कर रही है, बहुत ज्यादा फंड्स तो नहीं होते उनके पास। राइट नाउ दे नीड द बेस्ट टैलेंट। अब बेस्ट टैलेंट चाहिए लेकिन उतना अमाउंट पे नहीं कर सकते, तो ये अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, आप हमसे एक पोर्शन तो यहाँ पर सैलरी का ले लीजिए, दूसरा पोर्शन हम आपको अपनी कंपनीज के स्टॉक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। अब क्या ये स्टॉक्स इन्हें फ्री में दे रहे हैं या किस तरह प्रोवाइड करेंगे? तो यहाँ पर यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि ये जो स्टॉक्स आपके रहते हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर इंप्लॉइज को बोला जाएगा कि अगर मान लो हमारे पास में एक शेयर यहाँ पर 150 रुपीज का है, राइट, तो हम आपको ये केवल 90 रुपीज में दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर 60 रुपए कम आपको ये शेयर पड़ेगा एज एन एम्प्लॉय। और कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? कंपनी यहाँ पर ये जो 60 रुपए का काम करवा रही है अपने एम्प्लॉय से, इसको कैश में ना पे कर कर क्या करेगी? अपने स्टॉक्स दे देगी। अच्छा, दूसरा यहाँ पर मानकर चलो एक कंपनी है जो चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज जो हैं ओनरशिप ले जब कोई काम करे, तो ऐसी सिचुएशन में ये यहाँ पर ईसॉप्स ऑफर करते हैं ताकि कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। तो अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट रहता है? यहाँ पर देखो, अब कंपनी बोलेगी कि भाई यहाँ पर जो मैं ईसॉप्स दे रहा हूँ जिन एम्प्लॉयज को, उनको एटलीस्ट कंपनी में 3 साल के लिए काम करना है। देखो, ये ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है, कंपनी का यहाँ पर बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई हमें यहाँ पर कितना काम करवाना है अपने एम्प्लॉय से, जिसके बाद में वो इन अपने ईसॉप्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मान लो कंपनी ने बोला कि एक एम्प्लॉय एटलीस्ट 3 साल के लिए रुकेगा, तभी वो यहाँ पर ईसॉप्स को परचेस कर सकते हैं 90 रुपए में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं इसे हम? वेस्टिंग पीरियड। और अगर कंपनी बोल रही है कि 3 साल के बाद आप इसे एक्सरसाइज करोगे, तो जिस पीरियड में ये इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इन स्टॉक्स को, वो हो जाता है एक्सरसाइज पीरियड। राइट, अच्छा, अब यहाँ पर एम्प्लॉय को क्या फायदा हो रहा है? उसको 60 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है? एक ऐसा प्लान है जिसमें कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी ग्रांट करती है ऑप्शन। देखो, ये ना कंपल्शन नहीं है। क्या नहीं है? कंपल्शन नहीं है कि भाई एम्प्लॉय इन स्टॉक्स को खरीदे ही खरीदे। हो सकता है वो अपने 90 रुपए को कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता है, कंपनी के पास नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, तो ये कंपलसरी नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हम एक ऑप्शन बोलते हैं कि दिस इज एन ऑप्शन विद एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे वांट टू एक्सरसाइज इट और नॉट। ओके, सो आगे देखो, तो यहाँ पर ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दिए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि इसके शेयर्स को वो लोग एक फिक्स्ड या फिर डिटरमाइनेबल प्राइसेस पर परचेज कर पाए। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? ये बोलता है कि एट एनी टाइम एक कंपनी यहाँ पर एक शेयर कैपिटल जो है प्रपोज कर सकती है टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल बाय द इशू ऑफ फर्दर शेयर्स। यहाँ पर अपने फर्दर शेयर्स को क्या करेगी? सब्सक्राइब कर सकती है, करवा सकती है, तो जिससे कि शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो शेयर्स है आप यहाँ अपने एम्प्लॉयज को भी दे सकते हो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन के अंडर, जिसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है और कुछ कंडीशंस भी हैं जो कि फॉलो करनी रहती हैं कंपनी को, तभी यहाँ पर वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ला सकती है। राइट, अब सबसे पहले अगर हम बात करें अनलिस्टेड कंपनीज की, अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी? जो लिस्टेड नहीं है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर,
पर्टिकुलरली यहाँ पर बात हो रही है स्टार्टअप कंपनीज की। ये यूजुअली आपको शेयर बेस्ड कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये हायर सैलरीज अभी नहीं दे सकते हैं, अफोर्डेबल नहीं है इनके लिए कि एम्प्लॉइज को दे पाए। इसीलिए ये यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी है कंपनी की वो यहाँ पर एम्प्लॉइज को दे दें। अच्छा, अब कुछ कंपनीज क्या करते हैं, यहाँ पर शेयर बेस्ड पेमेंट्स भी करते हैं नॉन एम्प्लॉइज को, इंक्लूडिंग जो वेरियस वेंडर्स होते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, तो माइट भी नॉन एम्प्लॉइज हैं लेकिन इनको पेमेंट करनी है, तो ये कैसे हो सकता है, शेयर बेस्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है आपकी वो हमें रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसे मैंने बताया, अब कंपनी जो है यहाँ पर ये जो 60 रुपीज का डिस्काउंट दे रही है इन एम्प्लॉयज को, या फिर यहाँ पर दूसरे लोगों को कोई फ्री में नहीं दे रही है, इनसे इतना काम करा रही है लेकिन कैश में पेमेंट नहीं कर रही, इसीलिए ईसॉप्स दे रही है। ठीक है, अब अर्लियर क्या हो रहा था, जो हमारा सेबी है इन्होंने यहाँ पर इशू किया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम गाइडलाइंस। ठीक है, अब ये आपकी आई थी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो गाइडलाइंस है इनको रिप्लेस कर दिया गया और नए रेगुलेशंस लेकर आए। अब देखो इसका नाम क्या हो गया ईसॉप्स का, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बात वही है, ठीक है, बस नाम नया है, राइट। तो ये एप्लीकेबल किसके लिए है, लिस्टेड कंपनीज के लिए ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपका क्या कवर होता है, यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कवर होती हैं, प्राइसिंग कवर होती है, डिस्क्लोजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पर हमें जो वेरियस स्कीम्स हैं उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी अदर प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, ईसॉप से रिलेटेड, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम से रिलेटेड, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम से रिलेटेड, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर एक गाइडेंस नोट प्रोवाइड किया गया था अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट्स के लिए 2020 में। जैसा मैंने बताया ईसॉप्स को अब हम शेयर बेस्ड पेमेंट्स भी बोल देते हैं। तो इन्होंने बोला कि जितनी भी यहाँ पर एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर वो नहीं फॉलो करती हैं तो उनको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ईसॉप्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या कवर नहीं हो रहा था, यहाँ पर आपके लिए जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के, इसमें आपको ग्रांट डेट जो है, ठीक है, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कि आपका ये अगर आप 1 अप्रैल 2021 के बाद में ईसॉप्स किसी भी एम्प्लॉय को दे रहे हो और आपकी कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज IAS फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है ईसॉप्स की। अब शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट क्या है, एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, एक कंपनी के बीच में, एंटरप्राइज के बीच में, और किसके साथ में होगी है, कोई भी दूसरी पार्टी, जैसे कि यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर एंटाइटल कर रही है दूसरी पार्टी को कि वो क्या कर सकते हैं, कैश या फिर अदर एसेट्स जो हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर जो उन्हें अमाउंट मिलनी थी उसकी जगह पर अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो है एंटरप्राइज के वो रिसीव कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो, दूसरा यहाँ पर ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपको मिलेंगे तभी जब आप स्पेसिफिक वेस्टिंग कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि 3 साल के लिए अगर एम्प्लॉय यहाँ पर जॉब करेगा तभी मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, तो वो वाली बात हो रही है। अब शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन जब आपका हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पर एंटरप्राइज गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर रही है फ्रॉम द सप्लायर ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज इन अ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। यहाँ पर कुछ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट आपकी हो जाती है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कोई गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहे हो या सर्विसेज इनको प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, एंटरप्राइजेस कोई गुड्स खरीद रही हैं या सर्विसेज यहाँ पर ले रही हैं किसी एम्प्लॉय से, तो इनको पेमेंट कैसे किया जा रहा है, या तो आप कैश में करोगे, तो कैश में अगर कर रहे हो तो जितनी इक्विटी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग करोगे, या फिर आप यहाँ पर अपने शेयर्स दे देते हो उतने अमाउंट के। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके ईसॉप से रिलेटेड हैं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ग्रांट। ग्रांट का क्या मतलब होता है
कि आप इशू कर रहे हो ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज, ठीक है, ये ऑप्शन आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कर रहे हो। वेस्ट क्या था कि यहाँ पर आप एंटाइटल्ड हो जाओगे कि आपको या तो कैश या शेयर्स मिले अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो। जैसे 3 इयर्स की मैंने आपको कंडीशन बोली कि अगर एक एम्प्लॉय 3 साल तक काम करेगा तो ही कंपनी यहाँ पर उनके जो ईसॉप्स हैं वो उनको एक्सरसाइज करने देगी, अदरवाइज नहीं देगी। वेस्टिंग कंडीशंस यहाँ पर क्या है, वो कंडीशंस जो आपको सेटिस्फाई करनी है ताकि आप यहाँ पर एंटाइटल हो जाते हो कि आपको कैश या शेयर्स जो हैं वो मिल जाएं। फिर वेस्टिंग की बात करें तो वेस्टिंग क्या है कि जो हम एम्प्लॉय को राइट दे रहे हैं कि वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम। तो एम्प्लॉयज यहाँ पर अब एक्सरसाइज कर पाए अपना ऑप्शन, यहाँ पर उनके पास राइट दे जा रही है कि आप इन शेयर्स को सस्ते दाम पर खरीद सकते हो। वेस्टिंग पीरियड क्या है, ग्रांट डेट और जब हमारी सारी कंडीशंस जो वेस्टिंग कंडीशन में हमें फुलफिल करनी थी उसके बीच का समय, ठीक है। ऑप्शन क्या है, अब यहाँ पर हमने एम्प्लॉय को राइट दी है कि वो खरीद सकता है इन शेयर्स को, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑब्लिगेशन है कि उन्हें खरीदना ही पड़ेगा। उनका मन है खरीदे, नहीं मन है वो नहीं खरीदे, उनका पैसा, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के लिए हम इसे बोलते हैं ऑप्शन। एक्सरसाइज क्या होता है कि यहाँ पर हम एप्लीकेशन जो है वो अब हमारे एम्प्लॉइज डाल रहे हैं कि भाई मुझे ये शेयर इतने प्राइस में ही खरीदना होगा, ठीक है। तो वो जो यहाँ पर हमने उनको राइट दी थी उस राइट को ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जो फायदा इनको मिल रहा है उसको ये ले रहे हैं। एक्सरसाइज पीरियड क्या है, जब आप वेस्टिंग पीरियड के बाद में कितने टाइम तक यहाँ पर आप इन ईसॉप्स को परचेज कर सकते हैं। जैसे अगले 3 साल के अंदर आपको इस एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको 90 रुपए का ये शेयर नहीं मिलेगा, या 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा एक्सरसाइज पीरियड विद इन विच आपको एज एन एम्प्लॉय अपनी इस राइट को यहाँ पर यूज करना है, एक्सरसाइज करना है और शेयर्स परचेज करने हैं। एक्सरसाइज प्राइस कौन सा है, जो कि यहाँ पर एम्प्लॉइज पे करेंगे। जैसे मैंने बताया 150 रुपीज का आपका शेयर था और आप उसे कितने में ले रहे थे, आप उसे 90 रुपए में खरीद रहे थे, तो 90 रुपीज जो है वो आपका एक्सरसाइज प्राइस बन जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन ऑप्शन। तो ये क्या है, वो प्राइस पीरियड है ऑफ टाइम फ्रॉम ग्रांट जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये एम्प्लॉय जो है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रांट डेट क्या है, जब यहाँ पर एम्प्लॉय और एंटरप्राइज जो है वो इस टर्म के ऊपर अग्री कर रहे हैं। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है और इन्होंने 1 जनवरी 2025 में ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, ठीक है। तो 1 जनवरी क्या होगा, यहाँ पर ग्रांट डेट हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर इन्होंने इसी डेट में कि भाई हम यहाँ पर आपको इतना सैलरी देंगे, इतना ईसॉप देंगे, ये सारी बातें ऑलरेडी इनके ज्वाइनिंग लेटर में कंफर्म हो चुकी होंगी, ठीक है। तो ग्रांट डेट यहाँ पर क्या है, जब एंटरप्राइज कन्फर्म कर रही है एम्प्लॉय को कि अब यहाँ पर राइट टू कैश शेयर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये वाली वेस्टिंग कंडीशंस फॉलो की, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्रीमेंट जो है ये यहाँ पर एक अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, है ना, वो सब लोग अप्रूव करेंगे एंड सारी चीजें होती हैं। तो ग्रांट डेट यहाँ पर आपकी रहेगी। आपको बताया था ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली आपकी वो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है ना, तो अपन क्या कर रहे थे, अपन का जो प्राइस था मार्केट प्राइस यहाँ पर 150 रुपीज था, है ना, और हमारा जो एम्प्लॉय है वो इसको यहाँ पर कितने रुपीज में एक्सरसाइज कर रहे हैं, 90 रुपीज में। तो जो 60 रुपीज है वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अंडर ESOS ओवर द एक्सरसाइज प्राइस, ये एक्सरसाइज प्राइस था, ये मार्केट प्राइस था, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाता है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर जो स्टॉक ऑप्शन आपको ग्रांट किया गया है या फिर शेयर आपको ऑफर किया गया है फॉर परचेज, ठीक है, तो अगर आप इसे एक्सचेंज करने जा रहे हो, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फेयर वैल्यू है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि भाई इतना प्राइस होना चाहिए। मार्केट में बहुत बार डिस्टॉर्शंस होते हैं तो शेयर अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू हो जाता है। दिस इज द फेयर वैल्यू, दिस मस्ट बी द रियल वैल्यू ऑफ द शेयर, वो हमारी फेयर वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट आता है रीलोड फीचर। रीलोड फीचर क्या है, अच्छे से डेफिनेशंस ऐसा नहीं आएंगी, बस कॉन्सेप्ट बेसिस पर समझ लो, अदरवाइज इतना नहीं आएगा।
तो ये क्या है कि एक फीचर है जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ग्रांट हो रहा है आपको एडिशनल स्टॉक ऑप्शंस का, जब भी ऑप्शन होल्डर यहाँ पर अपने प्रीवियसली ग्रांटेड ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैश नहीं मिलकर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको और ज्यादा हम ईसॉस दे देते हैं ताकि आप एक्सरसाइज प्राइस को सेटिस्फाई कर पाओ। बेसिकली यही है कि एक एम्प्लॉय है, अब वो सारी कंडीशंस मीट कर रहा है, फिर आपके स्टॉक्स परचेज कर रहा है, स्टॉक्स परचेज किए तो आपने यहाँ पर उनको कैश में और ना पेमेंट कर कर क्या किया, यहाँ पर बाकी ईसॉस कुछ और एक्स्ट्रा ईसॉस दे दिए। अब रीलोड ऑप्शन एक नया स्टॉक ऑप्शन है जो कि तब दिया जाता है जब यहाँ पर एक शेयर जो है एंटरप्राइज का वो हम यूज कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज प्राइस को सेटिस्फाई कर पाए प्रीवियस स्टॉक ऑप्शन के। अब यहाँ पर एम्प्लॉय को तो लगेगा ना कि मैंने काम भी किया और 90 रुपए भी दिए तब इनके स्टॉक्स मुझे मिल रहा है, तो इसी वजह से एम्प्लॉय स्टॉक प्लान अभी आप तक को समझ आ चुका होगा कि एक ऐसा प्लान है जहां पर हमारी जो एंटरप्राइज है वो ग्रांट कर रही है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को। ठीक है, चलो अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है वो एक तरीके का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयज के बीच में, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन क्या होती है और राइट क्या होता है, मान लो आपने हमसे कोई कोर्स परचेज किया, ठीक है, और फिर अगर यहाँ पर मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको यहाँ पर फाइनेंस की सारी वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ, मैनेजमेंट की प्रोवाइड करूंगी, फिर मैंने आपको केवल मैनेजमेंट दिया, फाइनेंस नहीं दिया, तो आपकी राइट है यहाँ पर कि मैं आपको फाइनेंस की क्लासेस भी प्रोवाइड करूं, बट आप मैनेजमेंट और फाइनेंस दोनों ना देखो या केवल एक क्लास देखो, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से ऑब्लिगेशन है लेकिन हमारी तरफ से ऑब्लिगेशन नहीं होगी। तो ये होता है कि भाई हम आपको यहाँ पर प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपको ये स्टॉक ऑप्शंस को एक्सरसाइज ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्या करना होता है, परचेज करना है या सब्सक्राइब करना है शेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज एट अ फिक्स्ड और डिटरमाइनेबल प्राइसेस। इक्विटीज शेयर्स हमारे होते हैं तो रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, ये तो आपको पता ही है। चलो थोड़ी सी एंट्रीज करा दूं पहले या फिर पहले ये वाले प्रोविजन समझा दूं, प्रोविजन समझा देती हूँ फिर हम लोग एंट्रीज की तरफ जाएंगे। तो प्रोविजन यहाँ पर आपका क्या रहता है, ऑफ गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट्स। तो स्कोप की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो नोट है वो ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है और जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर वो आपको रिपोर्ट करने हैं। ठीक है भाई, पैसे यहाँ पर आपके कहाँ से आप यूज कर रहे हो, ये जो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज कर कर पैसा मिल रहा है वो आप कौन से रिजर्व में भेज रहे हो, ये सारी बातें। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या होगा, जो टर्म है एम्प्लॉय, इसमें हमारे पास डायरेक्टर भी आता है एंटरप्राइजेस का, चाहे वो होल टाइम हो या फिर नहीं हो। अब गाइडेंस नोट में ये आपके सभी एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कि शेयर बेस्ड प्लान को यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट करी है तो, अगर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन किए हैं तो भी, और ट्रांजेक्शन जहां पर या तो एंटरप्राइज या फिर सप्लायर ऑफ गुड्स जो है या सर्विसेज, उन्होंने ट्रांजेक्शन जो है वो इक्विटी सेटल्ड या कैश सेटल्ड यूज करी है। अब हो सकता है ना यहाँ पर हमने कुछ गुड्स वगैरह परचेज की कुछ वेंडर्स से, तो उन्होंने भी हमसे ई शॉप से ले लिए, तो भी हमें यहाँ पर सारी कंडीशंस बतानी होंगी। स्कोप जो है वो आपका ईसॉप के बीच में जा रहा है बिटवीन ग्रुप एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एंटरप्राइज है, हो सकता है कि यहाँ पर ग्रुप एंटरप्राइजेस हैं तो उनके भी यहाँ पर शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जो एक ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी भी एम्प्लॉय के साथ में, तो यहाँ पर उनकी कैपेसिटी क्या है कि वो कितने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं एंटरप्राइजेस का। ठीक है, और ये इनके पास में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंडर नहीं आते। आपने अपने मन से कुछ शेयर्स खरीदे, ईसॉप्स के अंडर आपको ये शेयर्स नहीं मिले हैं, तो वो भी यहाँ पर ठीक है आपका जो ट्रांजेक्शन है आपको बताना होगा। अब वाई ईसॉप्स, तो सबसे पहले तो पर्सनल वेल्थ क्रिएशन को आपने लिंक कर दिया ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएशन के हिसाब से। अगर आपके पास ईसॉप्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपकी ओनरशिप हो गई, चाहे माइनॉरिटी ओनर हो आप, लेकिन ओनर तो हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा काम करोगे, रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, है ना, मोटिवेशन होगा आपके पास में काम करने का, और टैलेंट भी रिटेन कर पाएगी स्टार्टअप। इसके अलावा डेफर्ड कंपनसेशन स्ट्रैटेजी, डेफर्ड कंपनसेशन स्ट्रैटेजी में आपका क्या आएगा, देखो
यहाँ पर एक तरीके से आपको जो पैसा मिलना था, जो कैश में आपको सैलरीज मिलनी थी, अब ये पेमेंट आपको थोड़ा बाद में होगी। तो डेफर्ड का मतलब क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम। गुड रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स हैं। अब आप यहाँ पर आपको आसानी से जैसे रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पर आपको एक डिविडेंड मिलता रहेगा, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाती है, ठीक है। कैश कॉस्ट कम हो गई, एंटरप्राइज को बहुत ज्यादा कैश नहीं पे करना पड़ रहा है, तो ये स्टार्टअप कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। और एम्प्लॉयज का जो ओनरशिप कल्चर है उसको भी हम प्रमोट कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टूल की तरह काम करता है ये कैश क्रंच में, राइट। तो यहाँ पर जब हमारे पास में कैश क्रंच होता है किसी कंपनी के पास में, स्पेशली जब इकोनॉमिक स्लो डाउन चलता है, तो भी ये चीज हमें हेल्प कर रही होती है। अब ये प्रोविजंस जो है हमारे, क्या बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग हमें गाइडेंस नोट प्रोवाइड किया गया है कि अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट की। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स आपको बताए गए हैं किस किस के लिए, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान के लिए। एक तो आपका स्टॉक ऑप्शन प्लान आ गया, दूसरा स्टॉक परचेज प्लान आ गया। देखो परचेज प्लान में आपको तुरंत ओनरशिप मिल जाती है, और स्टॉक ऑप्शन में आपको ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स की तरह मिल रहा होता है, तो थोड़े लॉन्ग समय के बाद में आपको ये मिलता है। एंड देन स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स आपकी होती हैं। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स क्या है कि यहाँ पर जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे ही आपको कैश में पेमेंट्स की जाएंगी, जैसे मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर शेयर यहाँ पर 10 रुपए ज्यादा बढ़ गया तो आपको 10 रुपए मिल जाएंगे। तो ईसॉप क्या है, एक प्लान है जहां पर कंपनी अपने स्टॉक ऑप्शंस को अपने एम्प्लॉयज को देती है, ठीक। एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक एम्प्लॉय बेनिफिट पेमेंट है जो कि एम्प्लॉयज को ओनरशिप इंटरेस्ट दे रही है कंपनी में, ठीक है, कि अब आप यहाँ पर हमारे ओनर्स भी बन सकते हो हमारे साथ में। तो इस प्लान में आपको यहाँ पर सर्टेन स्टॉक्स दिए जाते हैं कंपनी के, ठीक है, और कितनी कॉस्ट के लिए, बहुत ही नेग्लिजिबल या फिर लेस कॉस्ट के लिए दिए जाते हैं, जो कि ईएसबीपी फंड से आपके यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन जब तक वेस्ट नहीं हो रहा तब तक ये रहेगा, उसके बाद में एम्प्लॉय से एक्सरसाइज करता है। पूरा भी एंटी समझाऊंगी तब बताते हुए जाती हूँ। अब एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स यहाँ पर हम इसे क्यों बोलते हैं, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिवाइज करें। टू वे ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, कंपनी भी ग्रो करेगी और एम्प्लॉयज भी ग्रो करेंगे, ठीक है, दोनों की फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो बिजनेस है वो रिटेन कर पा रहे भाई सारी चीजें आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन हो रही है, सारी चीजें आपकी रहेंगी। अब टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ईसॉप आता है जिसके बारे में मैंने बताया था। फिर आपका आता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान और स्टॉक एप्रिसिएशन, ठीक है। एक बार इनको हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ईसॉप्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स है कि आप यहाँ पर आपको राइट मिल रही है कि आप इन शेयर्स को खरीद सकते हो चाहो तो डिस्काउंटेड प्राइस पर। अगर परचेज प्लान की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंटेड प्राइस पर, ठीक है, पब्लिक इशू के या फिर यहाँ पर अदरवाइज ऐसा पार्ट कि भाई आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जब हमारा आईपीओ आएगा और अगर आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको डिस्काउंट पर हमारे शेयर्स मिलेंगे। देखा होगा ना, बहुत बार ऐसा होता है जब आप आईपीओ में अप्लाई करने जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि वेदर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास में आते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। तो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स में क्या होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयज को कैश या शेयर्स मिलते हैं, किसके लिए, जितना भी यहाँ पर मार्केट प्राइस जो है वो आपका ज्यादा आ रहा है एक्सरसाइज डेट से, ठीक है ना, स्टेटेड प्राइस आपका ज्यादा है। तो वेस्टिंग पीरियड यहाँ पर एप्लीकेबल है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एप्लीकेबल है। स्टॉक परचेज तो आप कभी भी करोगे ना जब आपका मन होगा। इसके अलावा एक्सरसाइज करना, यहाँ पर अगर हमने एक्सरसाइज नहीं किया इसको विद इन द टाइम तो ये लैप्स हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पैसा हमारी मर्जी। यहाँ पर क्या होता है, हमें या तो इसे एक्सरसाइज करना है इक्विटी में या फिर हमें कैश में मिल जाता है। सेटलमेंट यहाँ पर इक्विटी बेस्ड होता है कि भाई आपको शेयर्स मिलेंगे, यहाँ भी आपको शेयर्स मिलते हैं, यहाँ आपको इक्विटी भी मिल सकती है और यहाँ पर कैश भी मिल सकता है जितना प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है। रिकमेंडेशंस पर आए अगर, तो ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहा है कि आप यहाँ अच्छे से परफॉर्म करोगे कमिंग ईयर्स में। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करना है एटलीस्ट यहाँ पर जब तक आपका वेस्टिंग पीरियड जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ओनरशिप का एक फील दिया जा रहा है। यहाँ हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ काम कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है,
तो हम आपको थोड़े सस्ते में अपने शेयर्स दे देंगे। तो ये भी यहाँ पर ओनरशिप देगी। वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है, बिना किसी इक्विटी के डाइल्यूशन के यहाँ पर एम्प्लॉइज को हम रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्लासिफिकेशन हमें कैसे करना है ईसॉप्स का फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अगर हमें ईसॉप्स को यूज करना है तो अकाउंटिंग पर्पज से हम इन्हें कैसे यूज करेंगे? तो दो तरह के अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, एक होता है इक्विटी सेटल्ड, एक होता है कैश सेटल्ड। इक्विटी सेटल्ड क्या है कि एम्प्लॉय स्टॉक प्लान है, जहां पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर एंटरप्राइज जो है क्या कर रही है, यहाँ पर सर्विसेज रिसीव करेगी और अपने शेयर्स का क्या कर रही है, यहाँ पर अपने शेयर्स आपको या शेयर ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सर्विसेज मिल रही, क्या कर रहे हो आप, सर्विसेज दे रहे हो एज एन एम्प्लॉय, और आपको उसके बदले में या तो स्टॉक ऑप्शन मिल रहा है कि आप सस्ते में खरीद लो, या आपको सीधे शेयर्स मिल रहे हैं, जैसा हमने देखा सिक्योरिटी एप्रिसिएशन राइट्स के केस में। कैश सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है वो आपका यहाँ यूज हो रहा है, जिसमें एंटरप्राइज एक्वायर करेगी सर्विसेज को, और एक लाइबिलिटी यहाँ पर हो जाती है कि कैश को या तो वो ट्रांसफर करेगी या फिर अदर एसेट्स को एम्प्लॉइज को, कितने अमाउंट के हिसाब से, यहाँ पर जो भी उनके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके हिसाब से कि भाई उनका प्राइस कितना ऊपर जा रहा है, तो बेस्ड ऑन इट्स प्राइस। अब एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स विद कैश ऑल्टरनेटिव, तो इसमें क्या होता है कि एंटरप्राइज या एम्प्लॉइज जो है उनके पास चॉइस है कि वो पेमेंट जो है वो कैश में करना चाहते हैं या फिर इशू करना चाहते हैं शेयर्स को। हम अकाउंटिंग प्रोसीजर यहाँ पर क्या रहता है, तो सबसे पहले ना मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा जो वेस्टिंग पीरियड है वो 3 इयर्स का रहेगा, है ना, बताया था ये वाली बात। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास में एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट हम जो है ये डेबिट करते हैं। डेबिट क्या करते हैं, हमारा एक्सपेंस, ये क्या है, एक एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक, और यहाँ पर पैसा जा रहा है एम्प्लॉय के स्टॉक ऑप्शन अकाउंट में जा रहा है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। इतना समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ पर ये भी एक हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे अमाउंट को एक्सपेंस की तरह शो करेंगे, और ये अमाउंट यहाँ पर कहाँ से क्रेडिट हो रही है, जो एम्प्लॉयज को हमने क्या करना था, कंपनसेशन प्रोवाइड करना था। ठीक है, तो ये अकाउंट हमारा पहले क्रेडिट हुआ, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है डेबिट हो गया, एंड यहाँ पर ये अकाउंट जो है डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट, और यहाँ पर आपके पास ईसॉप का क्या हुआ, क्रेडिट हो गया अकाउंट, और इसे हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एक्सपेंस की तरह शो कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे ऑप्शंस को। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, राइट, तो अभी यहाँ पर एक अमाउंट ले लेते हैं। सबसे पहले मानकर चलो यहाँ पर हमारे पास में 1000 एम्प्लॉइज हैं और हमारा स्टॉक का जो प्राइस है वो 90 रुपीज है, तो एक्सरसाइज वाला, तो ये हो गया 90,000, है ना। चलो इसके बाद में यहाँ पर ओवरऑल जो प्राइस था शेयर का वो हमने लिया था 150 रुपए लिया था, ठीक है, एंड यहाँ पर जो बेनिफिट होगा इन एम्प्लॉइज को वो कितना हो रहा होगा, यहाँ पर टोटल अमाउंट 60,000 का बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड आपका कितना था, वेस्टिंग पीरियड है आपका 3 साल का। ठीक है, सबसे पहले हमारा वेस्टिंग पीरियड हम लेकर चल रहे हैं कि हमारा वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स का है। अब 1000 एम्प्लॉइज है हमारे, ठीक है, और यहाँ पर हम इनको कितना अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे 60,000 रुपीज, ठीक है। बट अब मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर 60,000 रुपए हमारे कब आ रहे हैं, 60,000 रुपए हमारे तब आते हैं जब यहाँ पर हम इसको 3 साल के लिए दे रहे हैं, है ना। तो ये 20,000 रुपए हो गए आपके, 20,000 रुपए मानकर चले। तो यहाँ पर अब एक साल के लिए तो आपका 3 साल का टाइम है ना, तो पहले साल के लिए आपका 20,000 रुपए होगा, दूसरे साल के लिए फिर 20,000, तीसरे साल के लिए फिर से 20,000 होगा, है ना। तो टोटल हमारा 60,000 रुपए हो जाता है। अब आ जाओ, अब यहाँ पर हमारे पास ये था वेस्टिंग पीरियड के लिए कि भाई वेस्टिंग पीरियड के टाइम पर क्या एंट्री बनेगी। अब अगर मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज करा, तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करते टाइम पर मेरे पास में बैंक अकाउंट में पैसा आएगा,
ठीक है। अब बैंक अकाउंट में मेरे कितने रुपए आने वाले हैं, अगर मेरे सारे ही एम्प्लॉइज ने इस पैसे इनकी अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया तो 90,000 रुपए आएंगे। ये हमारा एसेट अकाउंट है तो डेबिट होगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट जो था उसमें से पैसे भी आपके डेबिट हो रहे हैं, है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ये डेबिट हो जाएगा। अब ये कितने अमाउंट से डेबिट होना चाहिए आपका अकाउंट, तो यहाँ पर हमने 60,000 रुपए जो है, ठीक है, वो प्रोवाइड करे थे इनको हर एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर ये जो पैसा है ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है ना हमारे शेयर्स का जो अमाउंट होता है, तो यहाँ पर इसे हम भेजेंगे हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका टोटल अमाउंट कितना जाएगा, 9 और 6 यहाँ पर 1,50,000 रुपीज जाएगा। ठीक है। अगर मान लो ये शेयर्स हमारे कैसे होते, प्रीमियम पर होते, है ना, तो क्या होता, फिर यहाँ पर जो हमारा अमाउंट था कुछ हमारे शेयर कैपिटल में जाता और कुछ अमाउंट हमारा शेयर प्रीमियम अकाउंट में जा रहा होता। आगे इतना समझ में, तो ये इस तरीके से होता है। अभी एक्सरसाइज और वेस्टिंग पीरियड का समझ में आ गया ना। वेस्टिंग पीरियड क्या है कि एम्प्लॉइज यहाँ पर 3 साल के लिए जॉब कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और चौथे ईयर में इसको इन्हें एक्सरसाइज करना है, तीसरे से चौथे ईयर के बीच में। तो ये होता है इनका एक्सरसाइज पीरियड। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर। अब कुछ कंडीशंस लेकर चलते हैं कि मान लो ऐसा हो जाए कि आपके पास में जो आपके बेसिकली यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं किया गया। ठीक है, ये तो तब था एंट्री जब आपके सारे ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया गया। अब एक कंडीशन मानो कि ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट जो है इसको तो डेबिट कर दोगे, और जो ये वाला पैसा था ये आप जनरल रिजर्व में भेज देते हो। तो जनरल रिजर्व आपका अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाता है। तो जब भी यहाँ पर आपके ऑप्शंस अनएक्सरसाइज रहते हैं, जरूरी नहीं है ना सारे एम्प्लॉयज एक्सरसाइज करें, तो ऐसे में अमाउंट जो होता है वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका यहाँ पर क्या होगा, जनरल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, चलो अब वो अमाउंट आप देख लेना कि कितना यहाँ पर आपके अकाउंट जा रहे हैं और कितने पैसे आपके अकाउंट से बेसिकली एक्सरसाइज, कितने स्टॉक्स हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब कुछ केसेस लेकर चलो। एक केस मानकर चलो आप ऐसा कि यहाँ पर आपके पास में कितने ईयर जो एम्प्लॉयज थे जब उन्होंने ज्वाइन किया, तो उस टाइम पर 1,000 एम्प्लॉयज थे। ठीक है, अब 1,000 एम्प्लॉयज में से यहाँ पर आपके पास में केवल ऐसे 800 एम्प्लॉयज थे जिन्होंने इस ऑप्शन को यूज किया। ठीक है, इस ऑप्शन को उन्होंने यहाँ पर एक्सरसाइज करा। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो टोटल एक्सपेंस हमारा कितना होगा, हमारे पास में ये ऑप्शन आया था 1,000 एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, और 60 हमारे पास में क्या था, 60 रुपीज यहाँ पर हम खर्च कर रहे थे, तो 60,000 रुपए हमारे जाते। वेस्टिंग पीरियड हमारा 3 इयर्स का था, जैसा कि मैंने बताया, तो ये हमारे पास 20,000 रुपए के अकॉर्डिंग जा रहा होता, और सभी एम्प्लॉइज को अगर एक्सरसाइज करते तो हमारे पास में हमने अमाउंट निकाल ली थी। अगर 800 करेंगे तो फिर हमारा जो बचा हुआ पैसा है वो जनरल रिजर्व अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। तो 200 इंटू हमारे पास में कितना अमाउंट होगा, 200 इंटू हमारे पास में यहाँ पर 60 रुपीज रहेंगे, तो ये अमाउंट हमारा कहाँ जा रहा है, जनरल रिजर्व में चला जाएगा कि भाई ये ऑप्शंस हमारे एक्सरसाइज नहीं हुए। नेक्स्ट ऑप्शन उस पर आते हैं केस स्टडी पर कि भाई ऐसा हो जाए यहाँ पर कि आपके कुछ एम्प्लॉइज जो हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि कितने एम्प्लॉइज ने हमारे 1 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है, कितने एम्प्लॉइज हमारे पास बच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मानकर चलो यहाँ पर कि टोटल जो हमारे पास एम्प्लॉइज थे वो थे 1,000। हम एक फर्स्ट ईयर में हमारे पास में 100 एम्प्लॉइज ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, सेकंड ईयर में हमारे पास 50 एम्प्लॉइज ने, और थर्ड ईयर में हमारे पास में 30 एम्प्लॉइज ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर
अब हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड ऑप्शंस जो थे कि भाई हमारे यहाँ पर कितना ये वेस्ट किया जाएगा। तो पहले ईयर में क्या होगा, ईयर 1 में हमारे पास में अब 1000 एम्प्लॉइज थे, ठीक है। मान लो हर एम्प्लॉय के पास में 100 शेयर्स थे, ठीक है। हर एम्प्लॉय के पास में 100 शेयर्स थे। अब 1000 में से 100 हमारे एम्प्लॉइज जा चुके हैं, तो अब ये 100 शेयर्स हमारे एक्सरसाइज होंगे। तो कितना अमाउंट रह गया आपका यहाँ पर? यहाँ पर आपका 90,000 रुपीज रह गए, ठीक है, कि भाई इतना एक्सरसाइज होगा ऑप्शंस। अब इसमें से हमारे पास में कितने एम्प्लॉइज जो हैं वो वर्किंग है, तो हम क्या कर रहे हैं, 90,000 में इंटू 60 रुपीज कर देंगे कि भाई इतना अमाउंट जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं। और वेस्टिंग पीरियड हमारा 3 साल का है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्यूमुलेटिव एक्सपेंस कितना आएगा? पहले साल एक तो हमारा 90,000 रुपए ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में अमाउंट आपका आएगा 1,80,000, ठीक है। चलो फिर दूसरे साल में हमारे पास क्या होता है? दूसरे साल में हमारे पास से 50 एम्प्लॉय और चले जाते हैं, तो अब हमारे पास से 150 एम्प्लॉइज जा चुके हैं, तो हमारे पास में 850 एम्प्लॉइज बचे और 100 रुपीज का हमारा एक शेयर है, तो 85,000 रुपीज जो है वो इतने हमारे ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज होंगे। अब यहाँ पर 85,000 रुपीज में 16 रुपीज का हमने इनको बेनिफिट दिया है, और कितने साल बीत चुके हैं? 2 साल बीत चुके हैं 3 साल में से, ठीक। फिर तीसरे साल में 30 लोगों ने और छोड़ दिया, तो अब यहाँ पर 820 एम्प्लॉइज बचे आपके पास, ठीक है। तो 820 इंटू 100 करोगे तो आपके पास 82,000 बचा। इसके बाद में क्या देखोगे कि 82,000 में हमारे पास में 60 रुपीज का ये था, और 3 में से 3 साल इन्होंने पूरे कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास में कितना अमाउंट रहेगा वो आप निकाल लोगे, तो ये आपका आएगा यहाँ पर 3,40,000, ये आएगा आपका 4,92,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास अमाउंट आ गई। तो एक्सपेंस जो है आपके हर एक साल के निकल आएंगे कि भाई एक साल में हमारा इतना एक्सपेंस यहाँ पर हो रहा है ना। अब आप 60 रुपए दे रहे हो ना अपने काम के, तो 60 रुपए यहाँ पर, 60 रुपए यहाँ पर, 60 रुपए यहाँ पर, बाकी 90 रुपए तो हमें मिलने ही है, तो उसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलेगा कि कितना अमाउंट हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की तरफ जा रहा है। आ गया समझ में? चलो हैं वापस हमारे इस बेसिकली अकाउंटेंसी के ऊपर। इतना समझ में आई होप आपको आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी एंट्रीज बनाई हैं और किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शंस थे वो हमने एक्सरसाइज करे हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में हमारे पास कौन सा पैसा आता है, वो 90 रुपए वाला आएगा। तो यहाँ पर अगर मान लो ये जो एम्प्लॉइज छोड़कर चले गए थे, तो टोटल अमाउंट अब हमारे पास कितना आना चाहिए? अगर सारे एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज किया है, तो अगर सारे एम्प्लॉइज ने किया है तो अब हमारे पास में केवल यहाँ पर 820 एम्प्लॉइज बचे थे, तो ये इंटू 90 रुपीज हमें देंगे पर शेयर। अब आ जाओ इक्विटी सेटल्ड एम्प्लॉय स्टॉक प्लान के ऊपर। तो यहाँ पर अगर इक्विटी सेटल्ड एम्प्लॉय स्टॉक प्लान है तो एंटरप्राइज क्या करेगी? पहले तो ये देखेगी कि उसको कितनी सर्विसेज मिली हैं, और यहाँ पर जो हमारी इक्विटीज है उनकी वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है, और फेयर वैल्यू क्या है जो सर्विसेज यहाँ पर हमने रिसीव की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में ये यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या ऐसा तो नहीं है कि फेयर वैल्यू हम एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे, वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। अगर मान लो यहाँ पर हम फेयर वैल्यू को एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे हैं जो हमने सर्विसेज रिसीव की है, तो ऐसी सिचुएशन में एंटरप्राइज को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर उनको अपनी वैल्यू देखनी है और करस्पॉन्डिंग इंक्रीज देखना है कि शेयर्स में कितना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेफरेंस इस तरह से लेकर चलोगे। अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पर आपको इमीडिएटली वेस्ट किया जा रहा है, तो काउंटर पार्टी को अपनी वेस्टिंग कंडीशंस को या फिर यहाँ पर उतने पीरियड को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है ना। उनको यहाँ पर इन इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सरसाइज करने के लिए तुरंत ये कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर मान लो इनके पास एविडेंस नहीं है कि इन्होंने यहाँ पर एज अ काउंटर पार्टी को सर्विसेज प्रोवाइड की थी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जो ग्रांट डेट थी एंटरप्राइज की वो रिकॉग्नाइज कर रहा होगा उन्होंने
कि हमने यहाँ पर सर्विसेज रिसीव की है और यहाँ पर अकॉर्डिंगली इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा शेयर्स में। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है ना कि एज एन एम्प्लॉय मेरे पास तो यहाँ पर कुछ भी अपना वो दिखाने के लिए बचा नहीं है कि मैंने यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की थी, बट अब क्योंकि अकाउंटिंग तो ये लोग एज एन एंटरप्राइज लगातार करते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर अब ये देखेंगे कि क्या इनको यहाँ पर सर्विसेज मिली थी ग्रांट डेट में या नहीं मिली थी। अगर सर्विसेज इनको मिली थी और इन्होंने उसे रिसीव किया है तो फिर ये अकॉर्डिंगली अपना जो भी इंक्रीज है इक्विटी में वो कर देते हैं। देखो थर्ड में ना ये सिंपल सा ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा मान लो कि यहाँ पर अभी पूरी सर्विसेज आपको मिली नहीं है, अब 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो ईयर 1 में तो ईयर 3 की सर्विसेज नहीं दे दोगे ना, तो ईयर 1 में आपको पहले रिकॉर्ड करना है, ईयर 2 का अलग रिकॉर्ड करोगे और ईयर 3 का अलग रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि ये सर्विसेज आपको फ्यूचर में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो एंटरप्राइज है उसको ध्यान रखना है कि जो वेस्टिंग पीरियड है उसमें एम्प्लॉइज के थ्रू यहाँ पर सर्विसेज मिल रही है और टाइम प्रपोर्शन बेसिस के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट करते हैं इक्विटी अकाउंट को। जैसे हमने किया था ना कि हमने यहाँ पर 60,000 रुपीज को डिवाइड करा था 3 से और फिर यहाँ पर 20,000 रुपए का हमने अमाउंट जो है वो अपना दिखाया था हर साल। तो वही बात हो रही है, अगर यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है और इनको हमने शेयर ऑप्शंस ग्रांट करे हैं, ठीक है, तो ये आपकी कंडीशनल है कि आपको सर्टेन नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और एंटरप्राइज यहाँ पर ये मानकर चल रही है कि जो सर्विसेज है एम्प्लॉय के थ्रू यहाँ पर उनको हम शेयर ऑप्शंस देंगे, ठीक है, फ्यूचर में, तो वो भी यहाँ पर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी होती है कि भाई यहाँ पर अगर आपने बोला है कितने नंबर ऑफ सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे तो हम आपको स्टॉक ऑप्शन देंगे, तो आपको वो फ्यूचर में उनको देनी रहती है। अगर एक एम्प्लॉय है जिसको शेयर ऑप्शन कंडीशनल जो है, ठीक है, वो यहाँ पर कब मिल रहे हैं जब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी अच्छी रही है, तो एक परफॉर्मेंस की भी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप 3 साल तक कंपनी में रुके कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी होगी और यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉयमेंट पीरियड है उसमें अगर यहाँ पर जो आपकी परफॉर्मेंस कंडीशन है, ठीक है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तब तक आपको एम्प्टी नहीं दिए जाएंगे। अगर जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ वेस्टिंग पीरियड है वो किस पर आ रही है, वो इस बात पर भी डिपेंड कर रही है कि भाई परफॉर्मेंस कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हुई या फिर नहीं हुई। तो एंटरप्राइज ऐसी सिचुएशन में ये मानकर चलता है कि जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर जो उन्होंने सर्विसेज हमें प्रोवाइड की हैं इसके लिए कंसिडरेशन शेयर ऑप्शंस के वो फ्यूचर में रिसीव करेंगे, ठीक है, जो भी इनका एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड है कि भाई इतने टाइम में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और इतने टाइम में हम इनको शेयर्स जो है वो शेयर ऑप्शंस प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो एंटरप्राइज है उसको लेंथ बतानी पड़ेगी कि भाई वेस्टिंग पीरियड की लेंथ आपकी कितनी रह सकती है और यहाँ पर मोस्ट लाइकली क्या आउटकम रहेगा इनकी परफॉर्मेंस का। अगर परफॉर्मेंस कंडीशन जो है एक मार्केट कंडीशन है, ठीक है, कि भाई आपको इतनी यहाँ पर अचीव कर लेकर आने हैं टारगेट, तभी हम ई-सॉप्स प्रोवाइड करेंगे। तो जो एस्टिमेट है वो भी आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए कि किस तरह के अजम्पशंस आपने लिए हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो आपको ग्रांट किए गए हैं, ठीक है, और आप इन्हें बार बार रिवाइज नहीं करोगे, सब्सिक्वेंटली आपको इन्हें रिवाइज नहीं करना, पहले ही आप चीजों को एस्टिमेट कर लोगे। अगर परफॉर्मेंस कंडीशन जो है वो मार्केट कंडीशन नहीं है तो एंटरप्राइज अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज कर सकती है ओवर द लेंथ ऑफ वेस्टिंग पीरियड कि भाई कितना टाइम यहाँ पर होगा। तो सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये बताती है कि कितनी लेंथ रहेगी आपके वेस्टिंग पीरियड की और ये डिफर कर सकती है यहाँ पर प्रीवियस एस्टिमेट से। क्यों कर सकती है कि आपकी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट कंडीशंस पर डिपेंडेंट नहीं है और अभी तक आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो अगर आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है गाइडेंस नोट की उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है तो यहाँ पर एंटरप्राइज को रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये एम्प्लॉय की जो सर्विसेज हैं ये इन्होंने रिसीव की है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था ना एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट हम बना रहे थे, तो उसके थ्रू यहाँ पर हम इनको दिखा रहे होते हैं और यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो वेस्टेड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बेस्ट अवेलेबल एस्टिमेट प्रोवाइड कर रहे हो ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शंस। इसके अलावा यहाँ पर और कंडीशन क्या है कि जब आप राइट जो है उसको एक्सरसाइज कर रहे हो तो एंटरप्राइज को आपको रिसिप्ट जो है एक्सरसाइज प्राइस की वो भी प्रोवाइड करनी है और जो शेयर्स हैं वो जो आपको इशू किए गए हैं
वो यहाँ पर कंसिडरेशन पर दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको जो अमाउंट आपको बाद में रिसीव कर रहे हो, पहले जो आपको सैलरी मिल जानी चाहिए थी, और करस्पॉन्डिंग अमाउंट जो है वो यहाँ पर रेलेवेंट इक्विटी अकाउंट में चली जाएगी। जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या फिर कंपनसेशन अकाउंट हमने जो ओपन किया था, उसमें से फिर आप इसे डेबिट कर देते हो जब आपका ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। टिल देन उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर कर रखते हैं। अब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपने इसको एक्सरसाइज नहीं किया, तो पैसा कहाँ जा रहा था? जनरल रिजर्व में। ये सारी कंडीशंस मैंने आपको करवा दी, वही सारी बातें हैं। अब वेस्टिंग कंडीशन की बात करें तो ये आपको वैसे तो मैंने पहले ही समझा दिया है। यहाँ पर क्या होगा, जब हम डिटरमिन करें कि भाई क्या यहाँ पर जो हमारा एंटरप्राइज है वो रिसीव कर रहा है सर्विसेज को, जो कि यहाँ पर काउंटर पार्टी एंटाइटल्ड है टू रिसीव कैश, अदर एसेट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। बेसिकली हमने जो जो कंडीशंस थी, जैसे कि हमें कितना टाइम कंप्लीट करना था, क्या हमारे यहाँ पर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स रहेंगे, तो वो सारी सिचुएशंस, वो कंडीशंस अगर फुलफिल कर ली जाती हैं, तो फिर हम अपने एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं कि अब इनको कैश मिलना चाहिए था, बट हम कैश तो दे नहीं रहे, हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर इनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे रहे हैं। तो यहाँ पर वही आपकी वेस्टिंग कंडीशंस हो जाएंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होती है, अब परफॉर्मेंस कंडीशन की जो बात हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ सर्विस तक यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट करनी है जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी थी, और सर्विस रिक्वायरमेंट आपकी एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट हो सकती हैं। अब कुछ परफॉर्मेंस टारगेट हो सकते हैं जो कि आपको मीट करने हैं, जैसे सेल्स वगैरह में होते हैं, मार्केटिंग टारगेट्स होते हैं आपके, है ना। तो यहाँ पर वेस्टिंग कंडीशन में आपकी सर्विस कंडीशन होती है परफॉर्मेंस कंडीशन। सर्विस कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आपको इतने टाइम तक एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, 3 साल तक आपको जॉब करनी है, तभी इस कंपनी में मिलेगा। फिर परफॉर्मेंस में आपकी मार्केट कंडीशन हो सकती है और अदर देन मार्केट कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर एंटरप्राइज के खुद के ऑपरेशंस या एक्टिविटीज हो सकती हैं जो कि अदर देन मार्केट कंडीशन में आएगी। और अगर हम बात करें मार्केट कंडीशन की कि प्राइस क्या है एंटरप्राइज के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का, तो मार्केट कंडीशन एक परफॉर्मेंस कंडीशन है जिसमें हम अपने एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शंस को, और यहाँ पर आपके वेस्टिंग या एक्सरसाइजेबिलिटी जो है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की वो डिपेंड करेगी कि क्या मार्केट प्राइस जो है एंटरप्राइज के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का वो मीट कर रहा है या नहीं मीट कर रहा। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा हमारे वेस्टिंग कंडीशंस का, तो ये या तो आपकी सर्विस कंडीशंस हो सकती है कि यहाँ पर जो हमारे शेयर्स हैं वो हम तभी देंगे जब यहाँ पर क्या होगा, हमारे एम्प्लॉय की जो यहाँ पर कुछ भी सर्विसेज बची हुई हैं, स्पेसिफाइड पीरियड जो बचा हुआ है, वहां पर इनकी परफॉर्मेंस कंडीशंस अचीव हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं, इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है कंपनी के ग्रोथ में या नहीं किया है, एंटरप्राइज के जो अपने खुद के इक्विटीज हैं उनकी कुछ वैल्यू बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अब वेस्टिंग कंडीशंस अगर बात करें यहाँ पर अदर देन मार्केट कंडीशंस, तो ये हमारी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स पर जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वेस्टिंग कंडीशंस को हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इक्विटी के हमें इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन अमाउंट में हमें कितने शेयर्स का नंबर यहाँ पर लेकर चलना है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर अब कितने शेयर्स हम यहाँ पर इशू कर सकते हैं ये भी जरूरी है ना। तो बेसिकली यहाँ पर कि इतनी सर्विसेज हमें जो रिसीव हुई है, तो उसके बदले में हमें कितने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें ग्रांट करने चाहिए। तो क्यूमुलेटिव बेसिस पर हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी अमाउंट यहाँ पर, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं होगी फॉर सर्विसेज जो कि आपने यहाँ पर रिसीव करी है, अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपके वेस्ट नहीं हो रहे हैं, बिकॉज आपने यहाँ पर एक वेस्टिंग कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। जैसे हमने देखा था ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब किसी ने ईयर 3 में यहाँ पर कंपनी छोड़ी, तो ईयर 1 में, ईयर 2 में जो आपका अमाउंट था वो ऐड होता जा रहा था और ईयर 3 तक जाएगा, ठीक है, क्यूमुलेट होता है वो। अगर यहाँ पर 2 साल का अमाउंट जो है वो आपको तभी मिलेगा जब आप ईयर 3 कंप्लीट कर लोगे, नहीं ईयर 3 कंप्लीट करोगे तो वो पैसा नहीं मिलेगा। कहाँ की बात हो रही है पता है, ये जो अमाउंट थी ना आपकी, ये वाली, ये वाली, ये सब ऐड हो रही है आपस में, और ये तीसरा वाला जो साल था, इस तीसरे वाले साल में आपका ये सारा अमाउंट क्यूमुलेट हो जाता है, बट वो आपको तभी मिलेगा जब आप सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हो। अच्छा, अब वेस्टिंग डेट जब आपकी निकल गई उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि भाई सर्विसेज हमें क्या हुई है, रिसीव हुई है, जैसा कि प्रोविजन बताया गया था गाइडेंस नोट में, और एक करस्पॉन्डिंग इंक्रीज भी देख लिया गया है इक्विटी में। तो यहाँ पर कोई भी सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट हम नहीं करते हैं टोटल इक्विटी में।
एंटरप्राइज जो है वो यहाँ पर रिवर्स नहीं करेगी वो अमाउंट जो इन्होंने रिकॉग्नाइज की है सर्विसेज के लिए, ठीक है। इफ द वेस्टेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट एक्सरसाइज्ड, आप इसको अमाउंट को क्या नहीं कर रहे हो, रिवर्स नहीं कर रहे हो, रेदर क्या कर रहे हो, जनरल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। हाउएवर अगर जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर परक्यूट नहीं हुई है, जो भी आपको यहाँ पर ट्रांसफर करनी थी इक्विटी, वो आप नहीं करोगे फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ इक्विटी टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वही बात हो रही है कि आप जो है क्या, अगर यहाँ पर आपको अमाउंट जो है एक इक्विटी रिजर्व से आप क्या कर रहे हो, अनदर में डाल रहे हो इसको, ठीक है, तो आप वो कब कर रहे हो, यहाँ पर अगर ट्रांसफर से पहले चीजें हो रही है तो आप शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में रखोगे, और अगर आफ्टर ट्रांसफर हो रही है तो आप जनरल रिजर्व में चीजों को डाल देते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अगर हम ग्रेडेड वेस्टिंग के ऊपर, तो यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर देखोगे कि जो ऑप्शंस या शेयर्स अगर ग्रांट किए गए हैं अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट, ठीक है, तो ये आपके डू नॉट वेस्ट ऑन वन डेट, बट यहाँ पर ग्रेडेड वेस्टिंग होती है, ठीक है, एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल आपका रहेगा, तो टोटल प्लान आपका सेग्रीगेट होगा अलग अलग ग्रुप्स में कि कब यहाँ पर आपका वेस्टिंग डेट्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक ग्रुप को अलग अलग वेस्टिंग पीरियड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सपेक्टेड लाइफ यहाँ पर, और यहाँ पर हर एक वेस्टिंग डेट जो है वो एक सेपरेट ऑप्शन ग्रांट मानी जाती है, ठीक है। तो कैश सेटल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सर्विस आपने रिसीव की है तो यहाँ पर लाइबिलिटी इंकर होती चली जाएगी एट द फेयर वैल्यू, ठीक है। तो जब तक लाइबिलिटी आपकी सेटल नहीं हो रही है तब तक क्या होगा, जो भी यहाँ पर आपकी फेयर वैल्यू है लाइबिलिटी की एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, वो आप यहाँ पर प्री मेजर करोगे, और यहाँ पर विद एनी चेंजेस इन फेयर वैल्यू आपको प्रॉफिट या लॉस जो है वो भी रिकॉग्नाइज करने हैं, कि अगर शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हुआ तो आप यहाँ पर उसे भी रिकॉग्नाइज करोगे, अदरवाइज यहाँ पर उसको आप लॉस हो रहा है तो वो भी। देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो शेयर प्राइसेस हैं अगर ऊपर जा रहे हैं तो जो मेरी लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू है ये भी ऊपर जाएगी, अगर आपके शेयर प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो मेरे भी यहाँ पर लाइबिलिटी के प्राइसेस नीचे जाते हैं। ऐसा कब होता है, कैश सेटल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में होता है। तो एक एग्जांपल है कि एक एंटरप्राइज है जो कि यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को एक रिसीव करने के लिए फ्यूचर कैश पेमेंट यहाँ राइट दे रही है, ठीक है, कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फ्यूचर में कैश पेमेंट रिसीव कर सकते हो टू राइट टू शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिडीमेबल शेयर्स होते हैं, तो मैंडेटरीली हो सकते हैं या फिर एम्प्लॉय के ऑप्शन पर हो सकते हैं कि वो रिडीम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर एंटरप्राइज यहाँ क्या करेगी, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स इनको प्रोवाइड कर देती है, एसएआर जिसके बारे में हमने वो डिफरेंस के टाइम पर पढ़ा था ना, वही वाली पूरी बात, एक्चुअली वही कहानी है, बस काफी थोड़े पैराग्राफ में आपको दे रखी है कि एम्प्लॉइज जो है वो यहाँ पर एंटाइटल्ड हो जाते हैं किसी फ्यूचर कैश पेमेंट के लिए, और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है अगर एंटरप्राइज का शेयर प्राइस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड लेवल ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर कैश ऑल्टरनेटिव्स के टाइम पर आप क्या देख रहे हो कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स हैं, ठीक है, इन विच द टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट प्रोवाइड आइदर द एंटरप्राइज और द काउंटर पार्टी विद द चॉइस कि या तो वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कैश में सेटल करें या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। एंटरप्राइज को यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन दिखाना है। अगर यहाँ पर एंटरप्राइज ने इसको एक लाइबिलिटी माना है और ये कैश में या इक्विटी सेटल्ड शेयर पेमेंट ट्रांजेक्शन में जाना चाहती हैं, ठीक है, और जब तक ऐसी कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं हो रही है तब तक ये इसको शो कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है कि सबसे पहले तो आप एलिजिबल एम्प्लॉइज देखते हो कि भाई ईसॉप्स के लिए कौन कौन से एलिजिबल एम्प्लॉइज हैं, फिर अपनी एक पॉलिसी बनाते हो कि कितने शेयर्स आप यहाँ पर इशू कर सकते हो, कौन से एम्प्लॉइज होते हैं, क्या इवेल्युएशन क्राइटेरिया रहेगा, क्या इनके पास में राइट्स रहेंगी, ठीक है, ऑप्शन होल्डर्स के पास में, शेयर होल्डर्स के पास में क्या राइट्स रहेंगी, ठीक है, जैसे कि आपकी टैग अलोंग हो गई, ड्रैग अलोंग हो गई या प्रीएम्पशन राइट्स हो गई, और एग्जिट मैकेनिज्म आप देखते हो। अब ये टैग अलोंग क्या होता है, टैग अलोंग है कि भाई मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है, हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बचा रहे हैं
कि आपको भी सेम ऑफर, सेम प्राइसेस, सारी चीजें मिलेंगी जो यहाँ पर आपके मेजोरिटी वालों को मिलते हैं। ड्रैग अलोंग में कि यहाँ पर हम इन्हें भी ड्रैग कर लेते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, कि भाई आपको यहाँ पर पैसा तभी दिया जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने शेयर्स भी बेच देने हैं मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को। और प्रीएम्पशन में क्या होता है, प्रीएम्पशन में यहाँ पर हम बोलते हैं कि पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर्स खरीद लें, उसके बाद आपको दिए जाएंगे, ताकि हम अपनी जो ओनरशिप राइट्स हैं उन्हें बचा पाए। और फिर आपको एग्जिट मैकेनिज्म बताना होता है और टैक्स लायबिलिटीज क्या रहेंगी। फिर हमने देखा था कि यहाँ पर बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। तो लिस्ट बनाओगे एलिजिबल एम्प्लॉइज की, क्वांटम कितना होगा, ईसॉप स्कीम को ड्राफ्ट करोगे, और फिर एक बोर्ड मीटिंग होगी कि फाइनल बोर्ड अप्रूवल के लिए। फिर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज को यहाँ पर अप्रूव किया जाता है ड्राफ्ट ईसॉप स्कीम को, और जनरल मीटिंग जो है उसका नोटिस जो है वो यहाँ पर दे दिया जाता है जब अप्रूवल मिल जाता है शेयर होल्डर्स से। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तभी चाहिए होता है जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ईसॉप्स इशू कर रही है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आपका MGT 14 फॉर्म आता है, तो आपको ये फाइल करना होता है जितनी भी हमारी कंपनीज है प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो ईसॉप स्कीम को पास कराने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनी को ग्रांट लेटर्स अपने सभी शेयर होल्डर्स को, जो भी हमारे यहाँ पर ईसॉप्स वगैरह रखेंगे एलिजिबल शेयर होल्डर्स को देना होता है कि भाई यहाँ पर क्या एंटाइटलमेंट है, वेस्टिंग शेड्यूल क्या रहेगा, डेट वेस्टिंग की क्या है, और लास्ट डेट क्या है जब ये इन्हें एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज पीरियड वगैरह के बारे में बताया जाएगा। फिर ईसॉप्स यहाँ पर जो है वो वेस्ट किए जाते हैं, तो कम से कम 1 साल का गैप रखा जाता है ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन और वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर आपने ग्रांट किया है 1 अप्रैल 2019 को, तो आप इसे 1 अप्रैल 2020 से पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज की बात करें तो जैसे ही वेस्टिंग पीरियड आपका कंप्लीट होगा उसके बाद में एम्प्लॉयज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं शेयर्स के लिए, और यहाँ पर अपनी लास्ट डेट तक का भी वेट कर सकते हैं। अलॉटमेंट की बात करें यहाँ पर, तो कंपनी को अलॉट करने हैं शेयर्स, तो यहाँ पर फाइल करना होता है ई फॉर्म पास A3, ताकि अलॉटमेंट हो जाए शेयर्स को, अटैचिंग स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो भी पास हुआ था ईसॉप्स का। इसके बाद में जो हमारे शेयर सर्टिफिकेट्स हैं वो इशू कर दिए जाते हैं, और पेमेंट यहाँ पर की जाती है स्टैंप ड्यूटी की, तो ये आपका 30 दिन के अंदर अंदर इनको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, और कंपनी को स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। इसके साथ में आपका ईसॉप्स खत्म हो गया, ठीक है। मेजर चीजें आपको समझ आ गई हैं, बहुत ज्यादा अभी डेप्थ में पूछा तो नहीं गया है PFRDA में, बट स्टिल एक कहानी की तरह तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा हम आपको सेबी और PFRDA के PDF कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आपका फेज 1 का पेपर 2 और फेज 2 का पेपर 1 और पेपर 2 हम कवर करते हैं। टॉपिक वाइज नोट्स आपके इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, कॉमर्स एंड पेंशन सेक्टर के। यहाँ पर प्रिंटेबल आपकी रिवीजन शीट्स रहती हैं, 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2 के, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 के, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 2 के हम आपको देते हैं। सेबी ग्रेड ए की बात करें तो यहाँ पर आपका फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 हम कवर करते हैं। PFRDA के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन हमारी ऑफरिंग सिमिलर ही रहती है। यहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 1 पेपर 2, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1। जब यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव आते हैं तो उनको हम खुद ही यहाँ पर रिव्यू करते हैं और सारे आंसर्स को चेक करते हैं आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा बेस्ट करंट अफेयर्स कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास से आपको एक करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, PIB, RBI और सेबी के सर्क्यूलर्स, ठीक है। ये सारे हम अलग से एक अलग ड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको 150 MCQs दिए जाते हैं पर मंथ, जो भी बेस्ट करंट अफेयर्स रहते हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस होती है, जहां पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप सोल्यूशन लिखकर हमारे पास भेजते हो, हम आपको प्रॉपर फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर मॉडल आंसर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको एडिटोरियल एज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपको एसे राइटिंग में हेल्प होती है, तो जो पूरे महीने में बेस्ट जो हमारे एडिटोरियल्स आते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी यहाँ पर एक तो स्क्रिप्ट जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी स्किल है जो ओवर द टाइम आपको प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूव होगी, तो यहाँ पर हम उसको आपकी शार्पन कराते हैं, बेटर कराते हैं, ताकि आपका यहाँ पर एक टॉप नॉच रहे। डे 1 से हमारी ये प्रैक्टिस शुरू हो जाती हैं,
ताकि आप कहीं भी पीछे ना रहो। ऐसा ना हो कि डिस्क्रिप्टिव आप थोड़ा लैग कर जाओ या फिर आपके स्कोर अच्छे ना आए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा एग्जाम है जो आपको पास या फेल करा सकता है, डील ब्रेकर होता है। ओके, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।